नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 30 अक्टूबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये एक आर्टिकल आपके लिए है जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आईआर से संबंधित आर्टिकल है और कुछ न्यूज़ हैं। उसके अलावा बिहार स्पेशल का एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि वो चीज़ आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशल इशू में बिहार बीपीएससी मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे शुरू से ही, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। छोटा सा अपना एक पेड ग्रुप चलता है जिसमें डेली क्वेश्चन डालता हूँ मैं, डेली आंसर भी चेक हो जाता है। बहुत सारी कॉपी रहती है तो धीरे धीरे करके मैं सारे ही चेक करता हूँ और काफ़ी अच्छे से चेक करता हूँ। आपके अनुस्वार भी अगर छूटा हुआ है तो वही मैं लिख के दे देता हूँ कि भाई ये देखो छूटा हुआ है, क्योंकि नंबर कटने के लिए तो उसके भी कट जाएंगे आपके। डेली आर्टिकल का पीडीएफ मिल जाएगा आपको, जो मैं आर्टिकल डिस्कशन अभी करता हूँ, न्यूज़पेपर डिस्कशन जो करता हूँ उसका भी पीडीएफ दे देता हूँ और आपको गाइडेंस भी मिल जाएगा। 200 पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो 6 मंथ के लिए ज्वाइन कीजिए तो थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा आपको। और आंसर राइटिंग तो लगातार करना होता है ना, कोई एक दिन का तो होता नहीं है। तो मैं तो रिकमेंड आपको 6 महीने के लिए ही करूँगा, ताकि आप सुविधाजनक रूप से अच्छे से लिख सकें और स्थिर रूप से लिख सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ज्वाइन किया और आपने फिर छोड़ दिया, उससे आपका आंसर राइटिंग जो है वही प्रभावित होगा। और बेसिक्स में सिखाता हूँ पर्सनली, तो आपको इस चीज़ की चिंता मत कीजिएगा कि अगर आपका पैसा दे रहे हैं तो कहीं पर ख़राब होगा। ये मैंने इसीलिए शुरू किया कि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। पहले मैं फ्री में ही सभी का चेक करता था, लेकिन उस समय कम बच्चे थे। अब चूंकि वीडियो भी ज़्यादा डालने होते हैं, 3-3 4-4 मुझे वीडियो डालना होता है, तो आंसर राइटिंग के लिए समय नहीं मिल पाता, इसीलिए मुझे पेड करना पड़ा इसको। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं। हेडलाइन देखते हैं क्या है। हेडलाइन क्या है कि देखिए, केरल में कोची में एक आपका ईसाई प्रार्थना घर था जिसमें ब्लास्ट हो गया और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर डेथ, 2 लोगों की डेथ भी हो गई, 200 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं, 2000 पीपल, और बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो कोची में हुआ है। इसको लेकर हमें तो कुछ नहीं पढ़ना अभी, बाकी डिटेल में अगर कुछ ऐसा आता है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा तो उसको हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। ओके, बाकी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक ट्रेन का भी कल भी एक्सीडेंट हो गया, कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। तो ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर, ट्रेन सेफ्टी को लेकर मैंने पढ़ाया हुआ है कि कौन कौन सी चिंताएँ हैं, जिसमें सबसे पहला चीज़ क्या है कि हमारे ट्रैक पुराने हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि बहुत ही पुराना सिस्टम हम यूज कर रहे हैं आज भी, है ना। ट्रेनों के कोलिजन से बचाने के लिए कवच जो हमने प्रणाली लाया था, इसका भारत सरकार ने प्रचार प्रसार तो खूब किया, लेकिन उपयोग कहीं पर भी नहीं किया है। इसको लगाने में करीब में 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है, अगर भारत के सभी पटरियों पर इसको लगाया जाए, सभी ट्रेनों को इसको लगाया जाए। और कवच की सबसे बड़ी खराबी क्या है कि ये जब तक पूरे देश भर में हर ट्रैक पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक ये संपूर्ण रूप से कारगर नहीं होगा। मान लीजिए जैसे जो आपका उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ था, वो आपका कौन सा कोस्ट था? तो वो ईस्ट कोस्ट पर एक्सीडेंट हुआ था। ईस्ट कोस्ट जो है उस पर कवच लगाया ही नहीं गया था। कवच जो है बहुत ही इफेक्टिव आपका ट्रेन को कोलिजन से रोकने का सिस्टम है। वैसे यूरोप में बहुत सारे हाईटेक सिस्टम है, लेकिन भारत सरकार का अपना बनाया हुआ सिस्टम है, जिसमें सैटेलाइट और एक ट्रेन, दूसरा ट्रेन और जो सिग्नल है वो 3, ये तीनों चारों चीज़ मिलकर काम करते हैं और ट्रेन को ट्रैक करते हैं, उनको कोलिजन से बचाते हैं, टकराने से बचाते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खराबी ही यही है कि केवल एक ट्रेन पर अगर कवच लगा हुआ है, सामने वाली ट्रेन पर नहीं लगा हुआ है, तो उस समय वो कवच सिस्टम काम नहीं करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और कवच जैसी प्रणालियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने ट्रेन सेफ्टी पढ़ाया है। अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज वो कौन सा है? तो वह है भारत स्टेज से हम लोग शुरू करेंगे और उसके बाद आर्टिकल डिस्कशन करेंगे हम लोग। भारत स्टेज 3 और भारत स्टेज 4 बसेज इन एनसीआर एरिया, और इनको बैन करने की बात हो रही है दिल्ली एनसीआर। तो भारत स्टेज क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को ज़रा सा समझते हैं। और क्यों भारत स्टेज 6 पर हम डायरेक्ट आ गए। भारत स्टेज 3-4 के बाद से हम 5th पर नहीं गए, हम डायरेक्ट कहाँ पर आ गए? भारत स्टेज 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो भारत स्टेज 3 और भारत स्टेज 4, इसकी जो गाड़ियां हैं इसको क्या किया जाएगा? दिल्ली एनसीआर में बैन किया जाएगा। पॉल्यूशन का स्थिति शुरू हो चुका है दिल्ली एनसीआर में, बहुत ही भयावह प्रदूषण है अभी। तो इस चीज़ को लेकर ज़रा देख लेते भारत स्टेज क्या है। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारत स्टेज 6 लागू करने की अधिसूचना 2017 में ही जारी की गई थी। कब? 2017 में। अब भारत स्टेज 6 होता क्या है? इंजन के टाइप होते हैं। जैसे एक इंजन ये हो गया, मान लीजिए एक इंजन ये हो गया, 1 इसका नाम दिया, एक इंजन ये 2 हो गया, एक इंजन ये 3 हो गया, इसी प्रकार से 4, 5, 6 पर हम लोग आ गए। ओके, ये क्या है? ये अलग अलग इंजन के टाइप हैं। हाईटेक इंजन्स जैसे जैसे प्रौद्योगिकी इंजन में अच्छा होते गया, वैसे वैसे इंजन अच्छे होते गए। इंजन अच्छा होने का क्या तात्पर्य होता है? इंजन अच्छा होने का 2 तात्पर्य होता है। पहला होता है कि इसका इफेक्टिव बहुत ज़्यादा हो, यानी कि काम बहुत अच्छे तरीके से करे। दूसरा क्या होता है? तेल तो खाए लेकिन
उत्सर्जन कम करे उसमें। किस चीज़ का उत्सर्जन भाई कम करे? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का। क्यों? देखिए फ्यूल जो होता है, फ्यूल आप कोई भी कार्बनिक फ्यूल जो ले लेते हैं, चाहे वो पेट्रोल लें, डीजल लें, कोयला लें, इन सभी का मुख्य जो आपका उत्सर्जन होता है वो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। सुनिएगा ध्यानपूर्वक, मैं बताता हूँ कि ऐसा कैसा उत्सर्जन होता है। तो वो होता है अगर कंबसन जो है या जलन की प्रक्रिया जो है या ज्वलन की जो प्रक्रिया है वो अगर संपूर्ण रूप से नहीं हुई है तो क्या उत्सर्जित होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होता है। यानी कि इसका मतलब होता है कि जो ईंधन है, 1 लीटर ईंधन है, ये जितना अच्छे तरीके से जलेगा उतना कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। यानी कि आंशिक रूप से अगर पेट्रोल, डीजल और कोयला वगैरह जल रहा है या कोई भी ईंधन अगर जल रहा है तो उससे क्या उत्सर्जित ज़्यादा होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। और भी गैसें होती हैं लेकिन मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि ऐसा इंजन, जैसे भारत स्टेज 1 का जो इंजन होगा उसमें क्या होगा? उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। भारत स्टेज 6 का जो इंजन होगा उसमें क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, क्योंकि टोटल इंटरनल कंबंसन जो है वो ज़्यादा होता है। आंतरिक रूप से जो दहन की प्रक्रिया जो होती है ईंधन की, कहाँ पर? तो इंजन के कंबसन चैम्बर में, जहाँ पर इंजन जो होता है वो जलाता है किसको? तो ईंधन को। उसी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से जलेगा उतना ही कम गैसें उत्सर्जित होंगी। तो इसी को कहा था भारत स्टेज 6। भारत स्टेज 3 में आपको इंजन से धुआं निकलते दिखेगा, लेकिन भारत स्टेज 6 की जो गाड़ियाँ होती हैं उनके गाड़ी से धुआं निकलते आप देख नहीं सकते हैं, इतने अच्छे वो इंजन होते हैं। क्या होता है उसमें? पेट्रोल या डीजल का 100% यूटिलाइज किया जाता है, 100% उसका उपयोग किया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 100% अभी भी पॉसिबल नहीं है। 90% तक हम ले जाने की हमेशा कोशिश करते हैं। इससे भी आगे ग्रेड के इंजन जब डेवलप हो जाएंगे तब क्या होगा? यही ईंधन में इससे भी अच्छे तरीके से गाड़ियाँ भी चलेंगी और धुआं भी कम उत्सर्जित होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड जो बताया है ये क्या होता है, तो ये बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। ओके। BS6 लागू करने की अधिसूचना 2017 में जारी कर दी गई थी। इसके मुताबिक 1 अप्रैल 2020 से सिर्फ BS6 उत्सर्जन मानक के वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा। अब जो आप बाइक वगैरह खरीदते हैं, नया बाइक में बात कर रहा हूँ, या कार वगैरह जो खरीदते हैं, तो वो किसका होता है? तो भारत स्टेज 6 का उसमें इंजन लगा होता है, इंजन। ओके, उसी गाड़ी का पंजीकरण होता है, बाकी गाड़ियों का पंजीकरण भी नहीं होता है। वाहन निर्माता कंपनियों को BS4 वाहनों की स्थिति पहले बेचने होंगे, और BS4 के जितने भी वाहन थे वो पहले ही बेचे जा चुके हैं। उनको बोल दिया गया था कि आप अपने सारे BS4 के वाहन जो है वो निकाल दीजिए, BS6 के ही वाहन अब 2020 के बाद से बिकेंगे। ओके। अगला क्या है कि गौरतलब, वाहन निर्माता कंपनियों की आपत्तियों के बावजूद दिल्ली सहित देश भर प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाहन निर्माता कंपनियों को BS6 मानक लागू करने में छूट देने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि हमें कुछ दिन का समय दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम समय नहीं दे सकते हैं क्योंकि लोगों का यहाँ पर दम घुटता है, इसलिए हम डायरेक्ट किस पर जाएंगे? तो भारत स्टेज 6 पर जाएंगे। अप्रैल 2020 से सिर्फ भारत स्टेज 6 मानक वाले वाहन ही बिक रहे हैं देश में। और लेकिन यहाँ का आज का न्यूज़ क्या था? आज का न्यूज़ ये था कि देखिए, पब्लिक के लिए तो आपने लागू कर दिया भारत स्टेज 6, ठीक है, लेकिन जो सरकारी गाड़ियां हैं, जो बसें वगैरह चल रही हैं, जो ट्रांसपोर्ट की बसें वगैरह चलती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में चलती हैं दिल्ली सहित पूरे देश भर, पटना सहित सारे देश भर में, तो इनको भी तो भारत स्टेज 6 लागू करना चाहिए। ये क्यों नहीं लागू कर रहे हैं खुद के ऊपर? नागरिकों के ऊपर लागू हुआ है तो भारत सरकार या बिहार सरकार या यूपी सरकार या दिल्ली सरकार की जो गाड़ियाँ हैं उन पर भी तो भारत स्टेज 6 को लागू कीजिए, वो भी तो प्रदूषण फैलाते हैं। प्रथम चरण में 4 महानगर सहित जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिमी यूपी सहित कुछ शहरों में BS6 मानक लागू होंगे। इसके बाद उत्सर्जन के नए नियम देश भर में लागू किए जाएंगे। भारत स्टेज 6 समझ गए होंगे आप, उम्मीद कर रहा हूं मैं। क्या होता है BS? भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड। क्या कहा जाता है इसको? भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड को भारत स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्सर्जन के मानक होते हैं जिनके जरिए इंजन और मोटर व्हीकल से निकलने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत
क्या रखा गया है? पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाहनों के लिए तय करता है। भारत सरकार ने वर्ष 2000 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। इसका नाम भले ही भारत स्टेज हो, लेकिन यह स्टैंडर्ड यूरोपीय मानदंड पर आधारित है। अब यही हिसाब से सवाल पूछा जाएगा कि भारत स्टेज जो है क्या ये यूरोपीय मानदंड पर आधारित है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल यूरोपीय मानदंड पर ही आधारित है, बस इसका हमने नाम क्या दे दिया है? तो भारत स्टेज नाम दिया है ताकि देसी लगे, लेकिन यूरोपीय स्टैंडर्ड के ही इंजन बनाए जाते हैं। यूरोप में क्या हो गया था? यूरोप में 6 लागू हो गया था और भारत में था 4 ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप 4 लागू कर रहे हो अभी, फिर 4 से आप 5th पर जाओगे, 5th से 6 पर जाओगे, तो हम क्यों ना 4 से डायरेक्ट 6 पर जाएं, 5th को स्किप करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 4 के बाद अब 5th नहीं लागू होगा देश में, डायरेक्ट 6 लागू होगा। यूरोपियन स्टैंडर्ड का जो 6 स्टेज का था उसको हमने लागू कर दिया। अब यूरोप में जो गाड़ियाँ चलती हैं वही गाड़ियाँ उसी इंजन के स्टैंडर्ड वाली भारत में भी चलती हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। और दोनों अलग अलग क्या होता है? BS4 के मुकाबले BS6 वाहन जो होते हैं प्रदूषण फैलाने वाले खतरनाक पदार्थ कम होंगे। BS4 और BS ईंधन में सल्फर की मात्रा 50 ppm होती है। BS4 मानकों में यह घटकर BS6 मानकों में घटकर 10 ppm हो जाएगी। देखिए BS4 में सल्फर का जो उत्सर्जन होता है, SO2 का उत्सर्जन होता है, ये कितना होता है? 50 ppm तक होता है। जबकि भारत स्टेज 6 में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 5 गुने का अंतर आ जाएगा। ओके, जिससे प्रदूषण कम होगा। ओके, भारत BS5 क्यों नहीं लागू हुआ? तभी मैंने बताया आपको कि इसको लागू नहीं किया गया। BS5 BS6 ईंधन में जहरीले सल्फर की मात्रा बराबर होती है। जहां BS4 ईंधन में 50 ppm सल्फर होता है, वहीं BS5 में और BS6 दोनों तरह के ईंधनों में सल्फर की मात्रा 10 ppm ही होती है। इसलिए सरकार ने BS6 के बाद BS4 के बाद सीधे कहाँ पर चली गई? तो BS6 पर चली गई। BS6 के लाभ क्या होंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये पूछा जा सकता है आपसे। BS6 मानक, BS मानक का नवीनतम चरण है। इसके लागू होने पर प्रदूषण नियंत्रण के मानक कड़े हो जाएंगे। BS6 ईंधन वाले वाहनों को नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन 68% कम करना होता है। NO2 का 68% कम करना होता है, 68%। और उन्हें पार्टिकुलेट मैटर PM के उत्सर्जन को भी मौजूदा मानक से 5 गुना तक कम करना होता है। जो पार्टिकुलर मैटर का उत्सर्जन होता है जिसके कारण पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, उसको भी कम करना पड़ेगा। BS6 वाहनों में खास फिल्टर लगेंगे जिससे 80 से 90% PM 2.5 जैसे कण रोके जा सकेंगे और नाइट्रोजन ऑक्साइड पर नियंत्रण किया जा सकेगा। BS4 के मुकाबले BS6 आने से वायु प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों में कमी हो जाएगी। हवा में जो जहरीले चीज़ छूट जाती हैं उनका मात्रा कम हो जाएगा। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बस यही था इसमें तो BS स्टेज। अब चलते हैं आज के आर्टिकल डिस्कशन पर। आज का आर्टिकल डिस्कशन नितांत जरूरी और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उस टॉपिक की थोड़ा सा समझ चाहिए आपको। और चलिए देखते हैं कि क्या है टॉपिक। 30 तारीख 2023 का आर्टिकल होगा। ये कौन सा है? तो भारत चीन संबंध भारत के लिए, भूटान चीन संबंध भारत के लिए क्या निहितार्थ है इसके। देखिए दरअसल हुआ क्या था, 2 दिन पहले ही मैंने बताया था आप लोगों के न्यूज़ डिस्कशन में कि भूटान के जो मिनिस्टर हैं वो कहाँ की यात्रा पर गए थे? तो चीन की यात्रा पर गए थे। लेकिन आपको एक चीज़ आज ही पता चलेगा, आज से पहले नहीं पता होगा, भूटान का चीन के साथ आधिकारिक रिलेशन नहीं है। सही सुन रहे हैं आप, भूटान का चीन के साथ आधिकारिक रूप से रिलेशन नहीं है। और वो क्यों गए थे वहाँ पर चीन? तो वो गए थे बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा खतरा था कि भाई आपने तो आज तक जब भी बॉर्डर डिस्प्यूट चीन के साथ सुलझाया तो हमें मध्यस्थ के रूप में ज़रूर ही रखा आपने, लेकिन इस बार आप खुद ही जा रहे हैं वार्तालाप करने के लिए। ठीक है, जाइए, उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया गया। किसके द्वारा? तो भूटान के द्वारा। इसी चीज़ को ज़रा हम डिटेल में देखते हैं कि क्या है ये इशू क्या है। देखिए क्या है कि मामला, ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइएगा। हाल ही भूटान के विदेश मंत्री चीन का दौरा किया, जिसे विभिन्न स्तरों पर अभूतपूर्व माना जा रहा है, क्योंकि भूटान और चीन के बीच राजनयिक संबंध नहीं है। यह यात्रा किसी भूटानी विदेश मंत्री की पहली चीन यात्रा थी। इस यहीं से हमारे कान खड़े होने शुरू हो गए कि ये जो भूटानी विदेश मंत्री हैं उनकी पहली चीनी यात्रा है आज तक के इतिहास में। इससे पहले चीन के साथ इनका संबंध ही नहीं था, तो ये जाते क्यों वहाँ पर? तो देखिए अगला क्या है। चीन और भूटान ने बीजिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर का आयोजन किया और भूटान चीन सीमा के परिसीमन व सीमांकन पर सीमांकन संयुक्त तकनीक टीम जो उत्तरदायित्व एवं कार्य, इसका नाम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस ऑफ द ज्वाइंट टेक्निकल टीम ऑन द डिलिमिटेशन एंड डिमोक्रेशन ऑफ द भूटान चाइना बाउंड्री।
तो इसको लेकर वहाँ पर वार्ता हुई है, 25वें दौर की वार्ता हुई है। सबसे खास चीज़ ये भी था, पर एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह सीमा समाधान के लिए वर्ष 2021 में शुरू किए गए उनके 3 चरणीय रोड मैप को आगे बढ़ाता है, जो वर्ष 2016 में उनकी अंतिम वार्ता के बाद से बने सकारात्मक माहौल पर आधारित है। भूटान और चीन जो हैं ये 3 स्तरों पर बातचीत करें सीमा विवाद को लेकर। अब भूटान इसमें क्या जो है वो समझौता करके आ जाता है, ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे भूटान के इलाके हैं जिसको चीन से हम प्रोटेक्ट करते थे। डोकलाम में केवल भारत का और चीन का विवाद नहीं था, तीसरा पक्ष भी वहाँ पर सम्मिलित हो सकता था। तो इस चीज़ को लेकर हम काफ़ी चिंतित हैं कि भूटान जो देश है, जो पहले हमें कॉन्फिडेंस में तो लेता था कम से कम सीमा वार्ता को लेकर, वो अकेले ही वार्ता कर रहा है, और वो किस इशू पर पहुँचेंगे इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज है। इस 3 स्तरीय रोड मैप में सर्वप्रथम कौन सा है? सीमा पर सहमति के विषय को विचारार्थ रखना है, फिर उसका जमीनी स्तर और स्थलों का दौरा करना है, और फिर है औपचारिक रूप से सीमा का सीमांकन करना। पहली बात तो सहमति बनाएंगे ये दोनों देश, दूसरा चीज़ क्या करेंगे, ज़मीनी स्तर पर दौरा करेंगे, और तीसरा चीज़ क्या करेंगे तो उसको निर्धारित कर देंगे, उनका सीमांकन कर देंगे, बाउंड्री खींच दिया जाएगा। ओके, अब अगला देखते हैं क्या है, अगला इशू क्या है। अगला है इस यात्रा को लेकर भारत की क्या चिंताएं हैं। तो भारत की चिंताएं थोड़ी सी जायज़ हैं। भूटान के साथ भारत के अद्वितीय संबंध ने उसे भूटान द्वारा चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बारे में सतर्क कर दिया है। भारत की चिंताओं के बावजूद प्रतीत होता है कि भूटान और चीन के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित होने और सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रबल संभावना है। हालांकि भूटान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत को आश्वस्त भी किया था कि चीन के साथ किसी भी समझौते से भारत के हितों को क्षति नहीं पहुंचेगी। ये किसने बोला था? तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर महोदय ने बोला था। आपको पता होगा कि बहुत दिनों तक भूटान का जो विदेश मंत्रालय है वो हम ही देखते थे। आज भी दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी भारत का एम्बेसी है, उसी एम्बेसी के थ्रू भूटान भी अपना काम करता है। तो इसको लेकर भी चिंताएं हैं। भारत और भूटान की अद्वितीय निर्भरता को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के अपने प्रयासों में भारत के भरोसे में लिया ही होगा, और भारत के सुरक्षा हितों एवं रेड लाइन, वह सीमा जिसके पार नहीं जाया जा सकता, का पालन करने की गारंटी भी दी होगी। किसने? तो भूटान ने गारंटी तो दी ही होगी। ओके, अगला देखते हैं क्या है। अगला इशू जो है, ऐसी एक रेड लाइन में चीन को दक्षिणी डोकलाम की चोटियों से दूर रखना शामिल है। दक्षिणी डोकलाम की जो चोटी है वहाँ से चीन को दूर रखना है, क्योंकि डोकलाम जो है, अभी मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, वो ट्राई जंक्शन पर था, चिकन नेक के समीप में था। अगर वहाँ पर भूटान कुछ समझौता कर लेता है किसके साथ? चीन के साथ, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुविधा की स्थिति हो जाएगी। और दक्षिणी डोकलाम का जो पीक का बिंदु है, वहाँ से दरअसल नज़र रखा जाता है पूरे डोकलाम के इलाकों पर। तो वो अगर उसने भूटान ने चीन को समर्पित कर दिया, या उस सीमा विवाद में या सीमा को सुलझाने के इशू के चक्कर में उसने चीन के साथ उस पर कुछ वाद विवाद कर लिया, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक रूप से नुकसानदेह होगा, क्योंकि चिकन नेक हमारा सबसे सेंसिटिव इलाका है। ओके, भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट ही है। उल्लेखनीय है कि भूटान और चीन उत्तर की घाटियों में और पश्चिम में डोकलाम पठार पर अपने क्षेत्र के बीच अदला बदली पर विचार कर रहे हैं। बस यहीं से हमारे कान खड़े होने शुरू हो गए कि भूटान और चीन उत्तर की घाटियों में और पश्चिम डोकलाम पठार पर अपने क्षेत्र की अदला बदली पर विचार कर रहे हैं। जैसे भारत और बांग्लादेश ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कुछ गांवों की अदला बदली की थी, उसी तरह से भूटान और चीन जो है ये भी अपने अपने क्षेत्रों की अदला बदली के द्वारा सीमा विवाद को सुलझाने की बात कर रहे हैं। और भूटान के प्रधानमंत्री हमें आश्वस्त भले ही किया है, लेकिन आश्वासन तो विदेश नीति में वैसा ही होता है जैसा कुछ नहीं होता है। कोई मायने ही नहीं रखता है आश्वासन ये सब देते रहते हैं लोग। जिनको जो अपना हित दिखता है वही वो काम करते हैं, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चीन हो, सभी देशों का यही चीज़ मोटो ही होता है। ओके, एक दूसरी रेड लाइन ये है कि सीमा वार्ता को आगे बढ़ाने के क्रम में चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाना और अस्थायी चीनी राजनयिक उपस्थिति के लिए स्वयं को खोलने के मामले में भूटान सतर्कता से और धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। एक दूसरा रेड लाइन ये भी है कि इस चीज़ को भी नहीं पार करना चाहिए। अगला देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको मैप दिखाता हूँ मैं डिटेल में। यही है वो आपका इलाका जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद है। ये डोकलाम का इलाका है और यही हिस्सा है जो चीन को अगर दे दिया गया तो इस पूरे क्षेत्र पर नज़र रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये भूटान है, ये भारत है, और यही वो ट्राई जंक्शन का आपको दिख रहा है इलाका जिसको लेकर विवाद है। यहाँ पर विवाद है चीन के साथ इनका, एक यहाँ पर भी विवाद है, एक यहाँ पर भी, यहाँ पर थोड़ा सा विवाद एरिया है इनका।
तो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को लेकर अगर समझौता होता है तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इन जगहों के ज़रा सा नाम देख कर ध्यान में रख लीजिएगा। कभी कभार ये जगह के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में चर्चा में था तो किस जगह से संबंधित है, या इसका PDF तो मैं आपको पेड ग्रुप में देता हूँ तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। डोकलाम का इलाका यहीं पर है। याद होगा आपको 2017 ईस्वी में खींचातानी खूब हुई थी भारत और चीन के बीच में, काफ़ी दिनों तक विवाद चला था। और चलिए आगे बढ़ते, ये तो फोटो आपको ध्यान में रहेगा, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। भूटान चीन के बढ़ते संबंधों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो देखते हैं जरा क्या भारत पर प्रभाव पड़ेगा। भाई, भूटान में चीन की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव भारत की सुरक्षा हित के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, विशेष रूप से डोकलाम पठार क्षेत्र में, जो भारत, भूटान और चीन के त्रिबिंदु ट्राई जंक्शन पर स्थित रणनीतिक क्षेत्र है। यहाँ पर भारत भूटान में संबंध भी अच्छा है भाई, और यहाँ पर कुछ होता है डोकलाम पठार के क्षेत्र में तो ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। और अगला देखिए क्या है, भारत और चीन के बीच डोकलाम को लेकर 2017 में तनावपूर्ण गतिरोध की स्थिति बनी थी, जब भारतीय सैनिकों ने भूटान के दावे वाले विवादित क्षेत्र में चीन द्वारा सड़क निर्माण को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था। अब देखिए यहाँ पर क्यों हुआ था। अभी मैं बता रहा था बार बार आपको कि डोकलाम का विवाद केवल भारत और चीन का विवाद नहीं था, उससे भूटान के हिस्सों को हम संरक्षित कर रहे थे एक्चुअली में। देखिए क्या है कि भारत और चीन के बीच डोकलाम को लेकर जो 2017 में तनावपूर्ण गतिरोध की स्थिति बनी थी, जब भारतीय और सैनिकों ने भूटान के दावे वाले विवादित क्षेत्र में चीन के द्वारा सड़क निर्माण को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था। चीन जो है भूटान के दावे वाले क्षेत्र में सड़क बना रहा था, तो चूंकि भारत ही वहाँ पर रक्षा करता है उस सीमा की भी, तो भारत के सैनिकों ने उसको रोक दिया था। और वो रोका क्यों था, क्योंकि वहाँ तक अगर वो सड़क बना लेता तो हमारे लिए भी वो थोड़ा सा खतरा का स्थिति बन जाता। इसके कारण से हमने उसको रोका कि भाई यहाँ पर आप सड़क नहीं बना सकते हैं। और आज उसी चीज़ को लेकर कौन समझौता कर रहे हैं, तो वो समझौता कर रहा है आज तो भूटान और चीन समझौता कर रहा है। ओके, यह चीन और भूटान एक सीमा समझौते पर पहुँचते हैं यदि, जिसमें डोकलाम भी शामिल होगा, तो यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के रूप में भी जाना जाता है, के माध्यम से अपने पूर्वोत्तर राज्य तक भारत की पहुंचने को खतरा हो सकता है। भारत एक बफर राज्य के रूप में भूटान पर अपना प्रभाव भी खो देगा और उसे चीन एवं पाकिस्तान के साथ संभावित 2 मोर्चा युद्ध परिदृश्य से भी निपटना होगा। हम स्ट्रेटजिक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेंगे, और स्ट्रेटजिक रूप से कमज़ोर, सामरिक रूप से कमज़ोर पड़ने पर आपके इलाके आपके हाथ से चले जाते हैं। इसका आर्थिक निहितार्थ क्या है, भारत और भूटान के बीच एक सुदृढ़ आर्थिक साझेदारी मौजूद है, जो मुख्य रूप से जल विद्युत सहयोग पर आधारित है। बहुत सारे मांगे छू, क्यू छू, ये सब बहुत सारे परियोजना हैं। मांग दे छू और भी बहुत सारे हैं, क्यू छू, ऐसे ही करके 2-4 परियोजना है भारत और भूटान के बीच। किस चीज़ को लेकर, जल विद्युत। बहुत सारे डैम का निर्माण भारत सरकार ने कहाँ पर किया है, तो भूटान के क्षेत्रों में किया है, और वहाँ से बिजली हम प्राप्त करते हैं भूटान से। तो ये भी हमारा है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सहायता और ऋण का सबसे बड़ा स्रोत भी कौन है, भारत सरकार। भारत सरकार अपने बजट में हर साल भूटान के लिए कुछ रुपए रखती है और भूटान को देती भी है। भारत भूटान के अधिकांश अधिशेष बिजली का भी आयात करता है, जो भूटान के राजस्व का लगभग 40% है। भूटान को 40% राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है, जो हमें वो बिजली बेचता है उसी से प्राप्त होता है। यदि भूटान चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों में विविधता लाता है, तो इससे भारत पर उसकी निर्भरता कम हो सकती है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है, अगर भूटान पर निर्भरता अपनी कम कर देता है। किस पर, तो चीन पर। कूटनीतिक निहितार्थ क्या है इसके, भूटान और भारत के बीच एक विशेष संबंध है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंधों पर आधारित है। 1949 में ही भूटान का निकटतम सहयोगी या संरक्षक देश रहा है। भारत निकटतम सहयोगी, और एक टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संरक्षक। जब दोनों देश के बीच एक संधि, कौन सी संधि, भारत भूटान शांति एवं मित्रता संधि 1949 पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि ने भारत को भूटान की विदेश नीति व रक्षा पर महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रदान किया था। भूटान ने बोला था कि आप हमारा विदेश नीति और रक्षा रख लीजिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम बहुत ही शांत देश हैं, और आप बस हम अपना इंटरनल चलाएंगे, बाकी विदेश नीति वगैरह आप ही रखिए। बाकी भूटान बहुत ही शांत देश है, और वहाँ के लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, वहाँ पर GDP नहीं होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं होता है, ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट होता है, कि वहाँ के लोग खुश कितने हैं। तो ये आप सीख सकते हैं भूटान से कि पैसे नहीं चाहिए होते हैं खुशी के लिए, खुशी के लिए केवल खुशी ही चाहिए होता है। ओके, हालांकि भूटान को अधिक स्वायत्ता देने के लिए वर्ष 2007 में इस संधि को संशोधित किया गया, या फिर भी भारत भूटान के विदेश मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी भी भारत जो है भूटान के विदेश मंत्रालय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यदि भूटान चीन के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करता है तो यह उसकी पारंपरिक भारत समर्थक विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है और क्षेत्र में भारत के प्रभाव को चुनौती भी दिया जा सकता है। किसके माध्यम से? तो भूटान के इस जो समझौता है उसके माध्यम से। बाकी ये अपना आर्टिकल रहा, अभी न्यूज़ बाकी है तो आप यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्टडी फॉर ज्ञान हमारा दूसरा चैनल है, उस पर वीडियो डालना भूल ही गया हूँ। इंस्टाग्राम पर भी 2 आईडी हैं, एक मेरे नाम से भी होगा और एक स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस नाम से भी होगा। फेसबुक पर भी है, हम टेलीग्राम पर भी स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस सर्च कीजिए। 10,000 जिसमें लोग जुड़े हुए हैं उसी ग्रुप से जुड़िएगा, तो इससे क्या होता है वहाँ पर सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। व्हाट्सएप पर भी मौजूद है, व्हाट्सएप चैनल भी है अपना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, अगला जो न्यूज़ है ये किससे संबंधित है? तो सोलोमन आइलैंड से संबंधित है। सोलोमन आइलैंड की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। तरह तरह की कहानियाँ आती हैं कि एलियन ने उसको बसाया और पता नहीं क्या क्या। सर्च कीजिएगा कभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आइलैंड है। और उस आइलैंड की एक और खासियत होती है जो मैंने उस दिन बोला भी था कि राइस बॉल एक्सपेरिमेंट अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तारे ज़मीन पर मूवी देखा होगा आपने, उसमें भी सोलोमन आइलैंड की कहानी बताते हैं। उस आइलैंड में जब किसी को जनजातीय लोग रहते हैं मुख्य रूप से, तो उनको कोई पेड़ काटना होता था ना, तो उस पेड़ के चारों तरफ से घेर के लोग रोज़ इकट्ठे हो जाते थे और उस पेड़ को जी भर के कोसते थे, जी भर के उसको कोसते थे, पूरे सुनाते रहते, कोसते रहते थे, गंदी गंदी बातें उसके पेड़ के लिए निगेटिव बातें करते रहते थे। धीरे धीरे करके ये पेड़ सूख जाता था। तो मैंने इसलिए बताया आपको अभी कि अभी तो न्यूज़ तो कुछ और ही है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी खुद को भी अगर आप नेगेटिव चीज़ें दिन भर बोलते रहते हैं ना कि मेरा लक ख़राब है, मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से वो नहीं हो रहा है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, दुनिया में सबका अच्छा हो जाएगा, मेरा ही बुरा होगा, तो ये धीरे धीरे करके आपको वैसा ही इंसान बना देता है। तो इसलिए कभी भी दिन भर में अपने लिए एक सिंगल वर्ड तक गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उस चीज़ को सुनता है, फिर आपको उसी परिस्थिति में वो डाल देगा। अगर आप दिन भर खुद के लिए बुरा सोचेंगे तो आप थोड़े दिन बाद बुरे परिस्थिति में ही होंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते इस न्यूज़ पर आते हैं, इस न्यूज़ को देखते हैं। तो सोलोमन आइलैंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उपन्यासों में बड़ा जिक्र मिलता है उसका। देखिए क्या है, ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी डेलीगेट हैज़ विजिटेड द सोलोमन आइलैंड। अब सोलोमन आइलैंड का ऐसा क्या है भाई कि उसकी अचानक से इतनी प्रसिद्धि हो गई है। उसके बगल में ही पापुआ न्यू गिनी गए थे हमारे प्रधानमंत्री महोदय, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी गए वहाँ पर, अमेरिका के प्रधानमंत्री भी गए थे पापुआ न्यू गिनी जाने की यात्रा का प्लान कर रहे हैं। तो क्या हो गया ऐसा सोलोमन आइलैंड में कि सारे दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़रा सा देख लेते हैं। बस सोलोमन आइलैंड का मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा तो नहीं, उसका लोकेशन दिखा दूंगा, उसकी महत्ता बता दूंगा कि क्या है उसकी महत्ता। ओके, और एक और न्यूज़ है जहाँ पर देखिए क्या है कि सोलोमन आइलैंड के साथ चाइना ने एक पैक्ट साइन किया है किस चीज़ को लेकर, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, ठीक ना। और अमेरिका भी चाह रहा है उसके साथ साइन करना, ऑस्ट्रेलिया भी चाह रहा है। उसका लोकेशन ही कुछ ऐसा है, जैसे पाकिस्तान का पास कुछ नहीं है लेकिन उसका लोकेशन ऐसा है ना जिसने भारत को आज तक यूरोप तक पहुँचने से रोक रखा है। तो सोलोमन आइलैंड का उसका लोकेशन ऐसा है ना जिसके कारण से वो अचानक से किस में आ गया है, तो चर्चा में आ गया और महत्ता बढ़ गई है उसकी पूरी दुनिया में। ओके, देखिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ओसनिया का रीजन, ओसनिया। ओके, ओसनियाई कंट्री होते हैं इसमें। यहाँ पर तस्मानिया दिखेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया है, ये सोलोमन आइलैंड है, न्यूजीलैंड भी आपको यहीं पर दिखेगा छोटा सा। तो ये सब क्या है, तो ये ओसनिया कहला। इसी में देखिए सोलोमन आइलैंड है, यहीं पर देखिए फिलीपींस देश भी है, और यहाँ पर ये इक्वाडोर है, इक्वेटर है, इक्वाडोर बोल दिया, इक्वाडोर तो दक्षिण अमेरिका में है, इक्वेटर है। और यहीं पर अगर आप इस तरफ बढ़ेंगे फिलीपींस की तरफ, तो यहाँ पर है दक्षिणी चीन सागर। क्या है? साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी। और दक्षिणी चीन सागर काफ़ी ज़्यादा विवादित क्षेत्र हो गया है। उसके आस पड़ोस के 9 देश हैं, उस पर आस पड़ोस के जितने भी देश हैं 9 डाइस लाइन है उसमें, तो 9 डैश लाइन है जिसको चीन अपनी सीमा मानता है दक्षिणी चीन सागर में। और जो उसके बगल में वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, उसके अलावा और एक और देश है वहाँ पर भूल रहा हूँ मैं। ये सारे के सारे उसको अपना अपना मानते हैं, लेकिन चीन बोलता है ना हम यहाँ पर हैं तो किसी और का हो ही नहीं सकता, हमारा ही है ये। तो अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा खींचातानी हो रहा है और चीन का प्रभुत्व पूरे दुनिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है। अमेरिका ने इसको काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जिसका नाम दिया उसने आइलैंड श्रृंखला करके एक स्ट्रेटजी बनाई है। आइलैंड को जोड़ कर एक चीन के आस पड़ोस में सारे आइलैंड को जोड़कर एक वो क्या कर रहा है, चीन को घेरने के लिए अलग अलग सैन्य अड्डे और अलग अलग स्ट्रेटजिक अड्डों का निर्माण कर रहा है, जिसमें शामिल है आपका ऑस्ट्रेलिया भी, जिसमें सोलोमन आइलैंड भी शामिल है, जिसमें आपका पापुआ न्यू गिनी का ही ये द्वीप है ये भी शामिल है। यहाँ पर फिलीपींस में भी उसके सैनिक का निवास है, इंडोनेशिया में भी है और ऊपर भी वहाँ पर ताइवान में भी है। तो चीन अगर ये है तो चीन के आपको पूरे
तरफ में दिखेगा जापान से लेकर दक्षिण कोरिया, तो उसके बाद से ताइवान भी दिखेगा। सोलोमन आइलैंड में भी कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन यहाँ पर बाजी मार गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो ये पूरा उसको घेरने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, आइलैंड श्रृंखला का एक चेन बना करके इसको, तो चीन को। तो इसी कारण से सोलोमन आइलैंड जो है ये चर्चा में है। सोलोमन आइलैंड से क्या इक्वेटर गुजर रही है क्या? अब आपको देखना क्या होता है, तो नहीं, इक्वेटर ऊपर से गुजर रही है, सोलोमन आइलैंड नीचे है। सोलोमन आइलैंड से इक्वेटर नहीं गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी इलाकों में है, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, यहीं पर सोलोमन आइलैंड स्थित है। किस महासागर में स्थित है भाई? तो प्रशांत महासागर में स्थित है सोलोमन आइलैंड। ये चीज़ क्लियर हो गया। अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगला न्यूज़ देखते हैं आपके लिए क्या है। अगला जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस दृष्टिकोण से? तो इकोलॉजी में अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं या पीटी में भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए दरअसल में हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक रिपोर्ट आया, स्टडी आया, जिसमें बताया गया है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ टू ओवरशूट कार्बन एमिशन गोल से स्टडी। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो कार्बन एमिशन हद से ज़्यादा करते हैं, उनका कार्बन फुटप्रिंट, जो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ वो ध्यान में रखिएगा, कार्बन फुटप्रिंट। अब ये क्या होता है भाई, ये क्या भला है, पूछा गया है पीटी एग्जामिनेशन, इसमें ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे मान लीजिए अमेरिका की आबादी है 100 लोग, ठीक ना, ये अमेरिका हो गया, ए फॉर अमेरिका, ये भारत हो गया, बी फॉर भारत। अब तो इंडिया नहीं लिखना, भारत लिखना भाई, अच्छा तो है। इसकी भी आबादी है 100 लोग, ठीक ना। इन लोगों ने कार्बन उत्सर्जन किया कितना? तो 1000 किलो, अभी मान लेते हैं। यहाँ पर जो 100 लोग हैं इन्होंने कार्बन उत्सर्जन किया 500 केजी। तो हम क्या बोलेंगे, अमेरिका का जो फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट, वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जैसे देखिए अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कौन करता है? अमेरिका। उसकी आबादी कितनी? 33 करोड़। कार्बन उत्सर्जन में टॉप पर है ये। भारत की आबादी कितनी? 142 करोड़। 142 करोड़ में हम मान लीजिए 100 किलो कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, और 33 करोड़ में ही 100 किलो कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है। यानी कि क्या है, उनके यहाँ कार्बन का उत्सर्जन की मात्रा ज़्यादा है हमसे। हमारे यहाँ पर पर्सन के हिसाब से हमारा कार्बन उत्सर्जन बहुत कम है। हमारा कार्बन फुटप्रिंट, हमारा रैंकिंग नीचे आता है, क्योंकि हम बहुत कम उत्सर्जित करते हैं। पर पर्सन कार्बन उत्सर्जन की बात क्यों नहीं करते हैं? ये जो बड़े बड़े देश हैं, ये मोटे मोटे देश, ये बोलते हैं कि डेवलपिंग नेशन जो है भारत और चीन, ये बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमारी आबादी भी तो देखो कितना ज़्यादा है, 3 5 6 15, 5 गुना के लगभग आबादी का अंतर है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, कार्बन फुटप्रिंट में जो डेवलपिंग नेशन है उनसे ज़्यादा कौन उत्सर्जन करता है? तो ये डेवलप्ड जो नेशन है ये कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं। कार्बन फुटप्रिंट भी आपको समझ में आया होगा, पर पर्सन कार्बन उत्सर्जन भी समझ में आया होगा। जब भी आपको पॉजिटिव पॉइंट लिखना हो, देखिए भारत का कार्बन उत्सर्जन में तीसरे स्थान पर नाम आता है, अमेरिका चीन के बाद भारत का नाम आता है। लेकिन पर पर्सन में जब आप देखे जाएंगे तो कतर जैसे छोटे वाले देश से भी नीचे हैं हम, ठीक ना। चलिए पढ़ते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3/4 ऑफ एग्जिस्टिंग, देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बन एमिशन विल एंड अप एमिशन 38% मोर कार्बन in 2030 देन दे हैव कमिटेड टू गोइंग बाय करंट ट्रेजेक्टरीज। सो ए स्टडी पब्लिश बाय लास्ट वीक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। देखिए एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर करके एक दिल्ली में थिंक टैंक है, दिल्ली बेस्ड थिंक, उसने एक स्टडी में बोला है कि जो डेवलप्ड नेशन है वो बहुत ज़्यादा कार्बन का एमिशन करते हैं। यूएस, रूस, जापान, यूके एंड नॉर्दर्न आइलैंड जो है, जो इसको ग्रेट ब्रिटेन वो लोग बोल देते हैं, कनाडा, ईयू और नॉर्वे और कजाकिस्तान, ये सब ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। और ये रिपोर्ट तब आया है जब कॉप का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? तो कॉप का आयोजन दुबई में होने वाला है। कॉप 28 होगा इस बार, कॉप 28 होगा इस बार। तो कॉप 28 का आयोजन कहाँ पर होने वाला? दुबई में होने वाला है। उससे पहले ये रिपोर्ट आया है कि ये डेवलपिंग जो नेशन है उनके तुलना में डेवलप्ड नेशन कार्बन का एमिशन ज़्यादा करते हैं। और ये एमिशन अगर कम नहीं किया गया तो क्या होगा? जो हमने रखा हुआ है कि भाई 2100 ईस्वी तक, 2100 ईस्वी तक हमें क्या करना है, तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने से रोकना है। जो 2 डिग्री से कम हमें बढ़ाना है पृथ्वी का टेम्परेचर, उस जो हमारा टारगेट है वो कम हो जाए, वो टारगेट नहीं अचीव कर पाएंगे हम। कलेक्टिवली डेवलप्ड कंट्री, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वे आर रिड्यूस टू एमिशन बाय 5% फ्रॉम देयर 1990 लेवल बिटवीन 2008 एंड 2012। और क्या लिखा हुआ था अगला? ये अगले न्यूज़ पर आ गए हम। तो उसके बाद से लिखा है
2013 से 2020 सेवरल कंट्रीज हैड कमिटेड टू अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। इन्होंने लिखा हुआ है कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने तो ये भी बोला हुआ है कि 2050 तक हम अपने नेट जीरो कार्बन एमिशन को ही प्राप्त कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर डेटा तो कुछ और ही कह रहा है डेवलप्ड नेशन का। बस इसको इसी में ध्यान रखिएगा कि कार्बन फुटप्रिंट के मामले में अभी भी हम पीछे हैं। डेवलप्ड कंट्री जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आगे हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन का एमिशन करते हैं। बाकी डेटा बदलता है और दिल्ली बेस्ड था ये थिंक टैंक का रिपोर्ट, तो इसलिए भी आपको जानना जरूरी था। क्या पता इसी का नाम पूछ ले किसने जारी किया है। ओके, चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ जो है केवल न्यूज़ है और नीति आयोग के बारे में आपको बताऊंगा। बाकी आज अगर ये डॉक्यूमेंट जारी होगा तो एक चीज़ को सुन लीजिएगा, आज अगर ये डॉक्यूमेंट जारी हुआ, विजन इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट आज अगर जारी होता है तो आज के बाद जब भी मेंस एग्जामिनेशन या जो भी आंसर राइटिंग करेंगे, अगर उस आंसर राइटिंग में इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं तो उसको ज़रूर ही ज़रूर लिखना है। ये डॉक्यूमेंट पढ़ना है आपको कि भारत सरकार ने क्या क्या लक्ष्य रखा है। आज के बाद से मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो आपका होगा वो क्या होगा, विजन इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट। ये आने दीजिए, मार्केट में भी आ जाएगा, मार्केट में आएगा, PDF में भी आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश सब में आ जाता है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए उसमें रखा गया कि भारत में एक तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, पहले चलिए उसी के बारे में बता देता हूँ फिर आपको बताऊँगा। द गवर्नमेंट इज इन द माइंड्स ऑफ ठीक है, देखिए इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने बोला है कि 2047 तक भारत को कैसा होना चाहिए, इस चीज़ को लेकर हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट विजन पेश करेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैं थोड़ा सा आलोचनात्मक जाऊँगा क्योंकि उसी चीज़ की ज़रूरत होती है। याद कीजिए 2016-17 का ईस्वी, उस समय भारत सरकार ने यही लॉलीपॉप दिया था लोगों को। 2022 के लिए डॉक्यूमेंटेशन जारी किया था नीति आयोग ने, जिसको लिख कर बच्चे मेंस तो पास हो गए लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। बाकी सही कह रहा हूँ मैं, उसको UPSC मेंस में तो भरसक यूज़ किया गया और यूज़ कर भी सकते थे। नीति आयोग डॉक्यूमेंट्री 2022 के हिसाब से भारत सरकार ने बोला है कि हम डिजिटल इंडिया बनाने में ये काम करेंगे, हम पूरे भारत में सड़कों का जाल बिछा देंगे, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम होगा, हमारे जो किसान हैं उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। किसान बेचारे की आय और भी कम हो गई है, सड़कें बनी हैं, संचार में भी हमने अच्छा काम किया, 5G भी रोल आउट कर रहे हैं हम पूरे देश में। लेकिन 2022 का डॉक्यूमेंट कहाँ गया? भारत सरकार के बार जवाब देना चाहिए था कि 2022 के डॉक्यूमेंट में किन किन चीज़ों का आपने पूरा किया। तो उसके बाद फिर आप क्या लिखते हो कि 2022 का लक्ष्य हमने इसलिए प्राप्त नहीं किया क्योंकि बीच में कोरोना का काल आ गया था। तो अब इसी प्रकार से 2047 के लिए भी एक डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा। अब नीति आयोग इसमें हर चीज़ को लेकर फ्रेमवर्क जारी करेगी, हम क्या क्या करने वाले हैं, कब तक, तो 2047 तक। सुनिएगा ध्यानपूर्वक मैं जो कह रहा हूँ। मेंस आंसर राइटिंग में इसको आज के बाद भरपूर मात्रा में उपयोग करना है। अब कौन कौन से लक्ष्य हम रखेंगे एक बार नज़र मारते हैं, वैसे डॉक्यूमेंट आज आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो लक्ष्य है ये निर्धारित किया गया। अब इन लक्ष्यों को जरा स्क्रीनशॉट लेकर या लिख कर रख लीजिएगा क्योंकि ये आपके PT एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स दरअसल में एग्ज़ाम का सिलेबस बढ़ाने के लिए और एग्ज़ाम में मदद करने के लिए आते हैं, सही पूछिए तो। बाकी मुझे सच में इस चीज़ को लेकर आशा है कि 2022 में कहाँ किसानों की आय दोगुनी हुई है, बताइए मुझे। नहीं हो पाई ना, तो आप लक्ष्य में एक फेल हुए ना। हाँ, बहुत सारे लक्ष्य प्राप्त भी किए हैं, मैं आपको दोनों पक्ष बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। एक्सपोर्ट को कितना करना है 2030 तक 1.58 ट्रिलियन, 2040 तक 4.56, 2047 तक 8 ट्रिलियन, 8.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना है। इंपोर्ट को हमें कम करना है, इन्वेस्टमेंट भी हमें बढ़ाना है, सेविंग भी हमें बढ़ाना है, देख ही रहे हैं आप। और पर कैपिटा GDP करंट प्राइस पर ये देख ही रहे हैं, इतना रुपये से 21 ट्रिलियन तक लगभग ले जाना है, कब तक, 2047 तक। GDP करंट प्राइस जो है उस पर 609.04 रहना चाहिए 2030 में, और 2047 में 3604 होना चाहिए। तो बहुत ही बड़ी हम एक एम रख रहे हैं, अच्छी बात है। एम हमेशा बड़ा रखो, भले ही उसे अचीव करो ना करो, लेकिन सोचो कलेक्टर बनने का ही, उससे नीचे का तो सोचना ही नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे का क्या है। और बोला गया है कि इंडिया को 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 विथ ए पर कैपिटा इनकम ऑफ $18,000 से 20,000। पर कैपिटा इनकम $18,000, इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 80 से। उतना पर कैपिटा इनकम हम किसका करना चाह रहे हैं, पर लोगों का करना चाह रहे हैं, कब तक, तो 2047 ईस्वी तक। द नीति आयोग इज गिविंग फिनिशिंग टच टू द प्लान कॉल्ड विजन इंडिया 2047। विजन इंडिया
2047 ये रिपोर्ट आ रहा है। इसको फिनिशिंग टच दे रही है, बस आ जाएगा। उसके बाद से गर्मा गर्म हम लोग पढ़ेंगे सब लोग कि क्या है उसमें भाई। और बस यही था इसमें, तो और क्या बोलूँ आपको। और नीति आयोग इसको 2 साल से लगभग तैयार कर रही थी। और जो राजीव गौबा जी हैं, जो हमारे क्या हैं, तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उनके समक्ष अब इसको रख दिया गया है और जल्द ही आ जाएगी। इसमें दुनिया भर के बहुत सारे लीडर्स जो हैं, लीडर किस क्षेत्र में, तो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मुकेश अंबानी जी हो गए, टिम कुक हो गए, एप्पल के सीईओ हैं ये, और आपके कौन हो गए, सुंदर पिचाई जी हो गए, ये सारे के सारे लोग इसमें शामिल थे और इसको फाइनल टच देने में शामिल थे। देखिए क्या लिखा हो, मिडिल इनकम ट्रैप का क्या तात्पर्य है। इन्होंने बोला है कि देखिए दिसंबर तक जो अलग अलग राज्य हैं वो भी नीति आयोग की तरह में अपना अपना क्या करें, तो प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बोल रहे कि सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए है कि पर कैपिटा इनकम जो है 5,000 से 6,000 पर डॉलर का, उसको हम कहाँ तक ले जाएं, तो उसको हम ले जाना है हमें $18,000 तक। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। बाकी डॉक्यूमेंट आने दीजिए, डॉक्यूमेंट को मैं पढ़ाऊँगा, उसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, मेंस के आंसर राइटिंग में ये डॉक्यूमेंट जो होगा, ये जो आपका मोटा सा बुक जैसा होगा, PDF के फॉर्मेट में आएगा। तो इस बुक में से आपके जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है डिजिटल नाम से चैप्टर है, तो उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए 2047 को लेकर, और जो पैसा एलोकेट किया जाएगा, और जो फोकस एरिया होगा कि किस एरिया को फोकस करना है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक ना। और उसको मैं पढ़ाऊँगा भी, और उसको मेंस आंसर राइटिंग में उपयोग करना है आपको। ओके, तो ये था आपका आज का ये वाला न्यूज़। और अगले न्यूज़ जो है बिहार स्पेशल, उसको पढ़ लेते हैं। जब नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद बिहार स्पेशल कर लेंगे। नीति आयोग जो है ये किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया था क्या? नहीं। नीति आयोग क्या संवैधानिक बॉडी है? नहीं। नीति आयोग से पहले योजना आयोग काम करता था। जो योजना आयोग को बोला जाता था कि ये संघवाद का उल्लंघन करता है, क्योंकि उसमें केंद्र ही केंद्र था। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट का भी नाम दिया जाता, तो वो राज्यों से सलाह वगैरह नहीं करता था। जबकि नीति आयोग जो है फेडरलिज्म, संघवाद को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया था 2015 में मोदी जी के द्वारा और मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। और ये क्या करता है, तो ये राज्यों को भी अपने कॉन्फिडेंस में लेता है और राज्यों के साथ मिलकर प्लानिंग करता है। ओके, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। ये बॉटम अप इसका है अप्रोच। बॉटम अप का मतलब राज्य से केंद्र की तरफ में जाता है, न कि केंद्र की तरफ से राज्य में। केंद्र की तरफ से राज्य में क्या होगा? आदेश। ओके, और राज्य की तरफ से केंद्र में क्या होगा? सलाह। यानी कि राज्यों से सलाह लेता है तब जाके ये काम करता है। ओके, अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? तो प्रधानमंत्री महोदय खुद होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संचालन परिषद होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद होता है, विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री, उसके द्वारा नामित मुख्य व्यक्ति या मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तदर्थ सदस्यता क्या है? अग्रणी अनुसंधान संस्थान से बारी बारी 2 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्यता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सीईओ भी नियुक्त किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। उद्देश्य क्या होता है इसका? तो उद्देश्य नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो एक बार पढ़िएगा। राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संरक्षित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, इसी मोटो के साथ आगे बढ़ता है ये। और बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे काम। इसका अगर मुख्य मैं काम बताऊं आपको, और चुनौती पहले देख ले, उसके बाद काम पर चलेंगे। राज्यों को विवेकाधीन धन देने का कोई अधिकार नीति आयोग के पास नहीं है। प्लानिंग तो कर सकता है, धन नहीं दे सकता। केवल एक सलाहकार निकाय है और सलाहकार ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं तो ये क्या करता है, बाप बन जाता है सबका, सुपर कैबिनेट बन जाता है। निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में नीति आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। निवेश को प्रभावित नहीं कर सकती, बस प्लानिंग कर सकती है। हाल ही के दिनों में संगठन का राजनीतिकरण हुआ है। बोला जा रहा है कि बीजेपी के लेने पर चलती है, ऐसा आरोप है। मैं इसका सत्यापन नहीं करता हूं, ऐसा आरोप है। कौन कौन सी पहले चला रही हैं ये? तो SDG इंडिया इंडेक्स, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल इनोवेशन मिशन, 7 परियोजनाएं, उसके बाद से आकांक्षी जिला कार्यक्रम, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी करती है ये, जिला अस्पताल सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, कृषि विपणन, किसान हितैषी सुरक्षा सूचकांक, सुधार सूचकांक जारी करती है, भारत नवाचार सूचकांक, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, सुशासन सूचकांक, ये सब के सब नीति आयोग काम करती है। इसके अलावा भारत सरकार के सलाहकारी निकाय में सबसे प्रमुख भूमिका भी निभाती है ये। अब चलते हैं हम लोग बिहार पर, जिसका नाम है, ब्रांड का नाम मुक्ति। इस ब्रांड को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो बिहार के मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मुक्ति ब्रांड को लॉन्च किया गया। क्या है ये? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कारागार से चलने वाले उद्योग के ब्रांड मुक्ति का किया है अनावरण। 3 अक्टूबर 2023 को पटना के सरदार पटेल भवन स्थित संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कारा उद्योग के ब्रांड का नाम क्या है? मुक्ति का अनावरण किया है। ओके, संग्रहालय में जेल में कैदियों द्वारा निर्मित सामग्री की प्रदर्शनी लगाई गई। बिहार के जेलों में बंद कैदी 100 से अधिक सामग्री का निर्माण कर रहे हैं, और ये जो कैदी निर्माण करते हैं इसको किस नाम से, किस ब्रांड से बेचा जाएगा? तो इसका ब्रांड नेम होगा मुक्ति।
इसमें मसाला, सत्तू, ब्रेड, हर्बल चाय, सूती वस्त्र, खादी वस्त्र, काष्ठ उद्योग, हस्तशिल्प, मुद्रण सामग्री, चप्पल उद्योग, होम केयर, खाद्य, लौह, कागज आदि सामग्री उत्पादन किया जाता है। जेल में ऐसे ही खाना नहीं मिलता है, वहाँ पर भी काम करना पड़ता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देख लो। इसमें बिहार के 8 केंद्रीय व 2 मंडल कारागार, 8 सेंट्रल जेल हैं और 2 मंडल कारागार, कुल 10 में कारा उद्योग संचालित हैं। इसके द्वारा करीब 1000 सश्रम सजावार बंदियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसके लिए बंदियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बाहर के लोगों को भले ही रोजगार मिले ना मिले, अंदर में कैदियों को जरूर रोजगार मिल रहा है। बिहार के जेल में एक जेल एक उत्पाद की योजना पर काम हो रहा है कि हर जेल का कोई एक उत्पाद जो है वो बड़ा ही फेमस हो, है ना। जैसे दिल्ली में जो तिहाड़ जेल है वहाँ के नमकीन बड़े फेमस होते हैं, कैदियों द्वारा बनाए जाते हैं वो। इस योजना में 33 मंडल कारा, 17 उपकाराओं को शामिल करने की योजना है। यहाँ कारा उद्योग स्थापित किया जाएगा। कारा उद्योग का तात्पर्य क्या है कि कारागार से चलने वाले जो उद्योग है उनको स्थापित किया जाएगा। कारा महानिरीक्षक ने बताया कि कारा उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को बंदियों को अपराध से पीड़ित परिवार के कल्याणार्थ खर्च किया जाता है। साथ ही इसका कुछ हिस्सा बंदी कल्याण कोष में भी जाता है। प्रदर्शनी में आदर्श केंद्रीय कारा, बेउर पटना केंद्रीय कारा, बक्सर केंद्रीय कारा, मोतिहारी और ये सारे जो जेल हैं इन सभी को शामिल किया गया है। और अब चलिए नीतीश कुमार जी का दर्शन करवा देता हूं आप लोगों को। ये रहे नीतीश कुमार जी, ब्रांड मुक्ति का अनावरण कर रहे हैं। कैसा लगा है वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।